Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru I hope you all are fine I am fine too alhamdulillah I hope तुम लोग की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। अब टाइम बहुत कम है, एक ही दिन तुम लोग के पास रह गया है। मंडे को तुम लोग का इंग्लिश का पेपर है, तो कल तुम लोग थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ोगे, तो मैथ्स को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। आई होप तुम लोगों ने जो है वो खूब प्रैक्टिस कर ली होगी पेपर वन की। ग्रेड 10 के पेपर स्टार्ट हो गए फ्राइडे से। अब इंशाल्लाह तुम लोग का जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। शुरू के 2 वीक्स काफ़ी टफ है, अल्लाह ताला तुम लोग के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। बाकी जितनी तैयारी तुम लोगों ने की है, जितनी मेहनत तुम लोगों ने की है, अल्लाह ताला उसका भरपूर तुम लोग को सिला दे। मैं भी तुम लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस वीडियो में, और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये उसमें से एक जो है वो सेट्स का है, ठीक है, जिसमें वेन डायग्राम के थ्रू हम जो है वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। दूसरा वाला जो है वो वेरिएशन का है। तीसरा जो है ना वो मल्टीपल एलसीएम एचसीएफ फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है। ये जो नंबर्स का टॉपिक है ना, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को, स्पेशली ये जो एलसीएम एचसीएफ होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना तुम लोग को इसका रिवीजन करवा दूं। अभी जो मैंने क्वेश्चन उठाया उसमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब वाला तो तुम लोग को समझ में आ गया है, एलसीएम एचसीएफ भी तुम लोग निकाल लेते हो। अब ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट भी जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द 3 क्वेश्चंस। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है इट इज गिवन दैट द नंबर इन द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एन आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 40 एलिमेंट्स हैं, और एक और सेट है पी, उसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। क्यू में हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, और फिर कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ये जो इस तरह उल्टा यू बना हुआ है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और जो यू बना होता है इस तरह इसका मतलब होता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यू ओनली हैव टू लुक फॉर द कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है आपको मर्ज करना है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कह रहा है दो पार्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू, और अगले वाले में कह रहा है, और दूसरे वाले में कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक एक मार्क का है, सही है। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए ना मैं वेन डायग्राम की मदद ले रहा हूँ, क्योंकि उससे ना चीज़ों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेन डायग्राम्स, क्योंकि मेरे पास दो सेट्स हैं, तो मैं जो है वो जल्दी जल्दी दो सेट्स बना लेता हूँ। एक को मैं पी का नाम दे दूंगा, एक को मैं क्यू का नाम दे दूंगा, और फिर जो है वो मैं यूनिवर्सल भी बना लूँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है वो दो सेट्स बना लिए। एक को मैं पी का नाम दे देता हूँ, एक को मैं क्यू का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा सेट पी हो गया, ठीक है, और इसको मैंने सेट क्यू बोल दिया। अब यूनिवर्सल रह गया, तो मैं जो है वो यूनिवर्सल भी बना देता हूँ, क्योंकि बात हुई है यूनिवर्सल की, तो हमें यूनिवर्सल भी जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो मैंने ये यूनिवर्सल भी बना दिया। और कह रहा है कि यूनिवर्सल में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स है। तो ये जो है मेरा यूनिवर्सल हो गया, और यहाँ मेरे पास टोटल 40 एलिमेंट्स है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई टोटल मेरे पास 40 हैं। अब आओ ज़रा मैं जल्दी जल्दी फिल करता हूँ। तो पहले ये वाले कर लेते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब कॉमन वाले जो हैं वो 7 है, तो मैंने यहाँ कॉमन पार्ट में 7 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, वो कह रहा है कि क्यू के एलिमेंट्स हैं 20, ठीक है। तो क्यू में 20 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7 ऑलरेडी आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब मैं 20 में से 7 को माइनस करूंगा तो ये 13 हो जाएगा। और इसी तरह पी के एलिमेंट्स 18 है, 7 आ चुके हैं, इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा 11, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक और है कि उसने बोला है कि टोटल जो एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल के वो 40 हैं। तो अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये ऐड होके कितने हो रहे हैं। 11 और 7 जो है वो मेरे पास हो जाएंगे 18, और 18 में जब मैं 13 को ऐड करूंगा तो 18 और 10 28, 29 30 31, तो ये 31 हो रहे हैं, और 40 है टोटल। इसका मतलब है 9 जो है वो बाहर की साइड पे मौजूद है। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं पहले वाले का आंसर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू, मतलब पी और क्यू इनके एलिमेंट्स, मतलब 11 प्लस 7 प्लस 13, ठीक है। 11 प्लस 7 प्लस 13, मतलब कि ये जो मैंने 31 निकाला था, ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट 31 लिख सकते हो। तुम यहाँ ऐड करके दिखा दो उसको, तो ये जो है ना तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 31 जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। वर्किंग यहाँ छोटी सी करके दिखा देना, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लेना। सेकंड पार्ट में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट।
अच्छा, ये तुम्हें याद होगा, एक रूल तुम लोग को सिखाया था जिसको हमने बोला था डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो उसमें जो है वो हम इसको इस तरह चेंज कर देते थे। हम क्या करते थे कि दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हम क्या करते थे, होल पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया करते थे इस तरह। ठीक है ना, और यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन हो जाता था। तो अब ये दोनों जो है ना बिल्कुल बराबर है, इन दोनों का जो है ना आंसर सेम आता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये जो है ना इसको सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है, ये आसान है। ये कह रहा है पी यूनियन क्यू के अलावा। अब पी यूनियन क्यू के अलावा कौन है, पी और क्यू को हटा दो तो 9 बचता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर मेरे पास 9 हो गया। तो एक मार्क के लिए मेरे ख्याल से इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, वो लॉ आसान था, वो डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से है। वो जो है ना वो हमें इन दोनों चीज़ों को रिलेट करता था। वो कहता था कि पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं जल्दी से। वेरिएशन का है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास ए आर हो गई। एयर रेजिस्टेंस के बारे में कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। अच्छा, अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, वेरीज बोला है। तो वेरीज का मतलब चूंकि यहाँ इन्वर्सली नहीं लिखा हुआ वेरीज है, तो हम इसको डायरेक्टली कंसिडर करते हैं। हमने यहाँ प्रोपोर्शन का साइन बनाया और ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो स्पीड को हम जो है वो वी ले रहे हैं और वी का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, अब जब मैं लिखूंगा इसको तो ए आर एयर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये हो गया के, क्योंकि इक्वल्स टू आता है तो कांस्टेंट आता है, और फिर मेरे पास जो है वो वी स्क्वायर आ गया। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब मुझसे कह रहा है कि एट अ सर्टेन स्पीड, एट अ सर्टेन स्पीड द रेजिस्टेंस इज 30 यूनिट्स। ठीक है, तो सर्टेन स्पीड का क्या मतलब हो गया कि मैं v की जगह पे जो है ना वो v ही ले लेता हूँ। सर्टेन स्पीड का मतलब यही हो गया, v की जगह पे मैंने v ले लिया, और जो मेरी एयर रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 30 न्यूटन। ठीक है, तो मैं इसको 30 लेके अब जरा के की वैल्यू निकालता हूँ कि के की वैल्यू मेरी आ क्या रही है। तो जब मैं 30 लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, और 30 इज इक्वल्स टू के की जगह पे तो के ही होगा, और सर्टेन स्पीड v है तो ये v स्क्वायर ही हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 30 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 30 अपॉन वी स्क्वायर, चूंकि v जो है ये k की मेरे पास पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है ना, तो इसीलिए मैं जो है ना इसको ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं पुट कर रहा हूँ। मैं बस इसको यहाँ पे रख लेता हूँ कि k की वैल्यू जो है ना मेरे पास 30 अपॉन वी स्क्वायर आ गई है। सही है, अब मुझसे कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एट ट्वाइस दिस स्पीड। ठीक है, तो अब जो v है वो मेरे पास ट्वाइस है, तो इसका मतलब है कि v की जगह पे मैं 2v लेने वाला हूँ, और अब मुझे एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड करनी है। तो अब मेरे पास जो है वो एक ही इक्वेशन है जो मैंने बनाई थी, मैं उसी को यूज करता हूँ। वो इक्वेशन क्या थी, ए आर इज इक्वल्स टू, ए आर की जगह पे मैंने ए आर लिखा क्योंकि मुझे फाइंड करनी है एयर रेजिस्टेंस, और के क्या है, के है मेरे पास 30 अपॉन वी स्क्वायर। तो के की जगह पे मैंने लिख दिया 30 अपॉन वी स्क्वायर, और अब स्पीड क्या है मेरे पास, स्पीड है 2v, तो v की जगह पे आ जाएगा 2v और फिर 2v का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कटिंग करते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 30 हो गया, 30 अपॉन वी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, v का स्क्वायर वी स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब है कि जो एयर रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 120 न्यूटन। क्वेश्चन है ना, ये है एलसीएम एचसीएफ मल्टीपल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उससे रिलेटेड है। आज जरा इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। द नंबर्स 225 एंड 540 रिटन एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स आर। अच्छा, 225 को जब मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसको मैंने 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, 540 के बारे में कह रहा है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 2 दो बार है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये जो है वो प्राइम फैक्टर्स हो गए 225 और 540 के, ये उसने मुझे दिया हुआ है। अच्छा, मुझसे कह रहा है राइट 2250 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स।
अब आपने देखा जल्दी से प्राइम फैक्टर्स हैं और 2250 के लिखने हैं, आपने जल्दी से लेडर बनानी है और शुरू हो जाना है, सही है। लेकिन अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो उसने यहाँ आपको दिया हुआ है 225। अब मुझे ये बताओ कि 2250 कैसे आता है। 225 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2250 आएगा। तो मैंने उसको इस तरह लिखा 225 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 225 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव मी 2250, ऐसा ही है ना। तो अब बजाय इसके कि मैं पूरा दोबारा लेडर बनाऊं और उसमें जो है वो एलसीएम लूं, मैं इसी को यूज कर लेता हूं। कैसे? इसके तो मुझे दिए हुए हैं, 225 के तो मुझे दिए हुए हैं। 225 के क्या है? 225 के बारे में कह रहा है कि 225 जो है वो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर है। और अब 10 के क्या होंगे? तो 10 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने इसके आगे ऐड कर दिया और फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब 2 कितनी बार हो गया? 2 एक ही बार है, तो 2 को मैंने एक बार लिख दिया मल्टीप्लाई बाय। अब 3 कितनी बार हो गया? 3 भी 2 बार हो गया, तो 3 तो 2 ही बार था, 2 बार आ गया। और अब 5 कितनी टाइम्स हो गया? 5 हो गया 3 टाइम्स, तो मैंने 5 को 3 टाइम्स लिख दिया। बजाय इसके कि मैं इतनी मेहनत करता, मैंने जो है थोड़ा सा यूज किया अपने डाटा को जो मुझे गिवन था, और मैंने जो है वो लिख दिया। तुम चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब प्लस पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 225n इज अ मल्टीपल ऑफ 540। अब थोड़ा सा पहले ना इसको समझते हैं कि ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट जो है ना ये होता क्या है, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मैंने यहाँ तुम्हें बताया कि 12 इज, मैंने लिखा 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के टेबल में 12 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर 1 होगा, मतलब डिनोमिनेटर पूरा खत्म हो जाएगा। ये यही होगा ना, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 4 इज 12, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर मेरा खत्म हो जाएगा। आसान लफ्जों में बोलूं तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 जो है वो 12 के अंदर मौजूद है, ऐसे ही है ना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो 25 के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो कुछ और बड़ा नंबर कह लेता हूँ, चलो मैं कहता हूँ 250, ठीक है। मैं कहता हूँ 250 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि 5 पूरा का पूरा जो है वो 250 में मौजूद है। तो जब यहाँ वो ये कह रहा है कि 540 इज अ मल्टीपल ऑफ 250n, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा 540 जो है ना वो 225n के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो अब 225n, n का मतलब n की वैल्यू मुझे तलाश करनी है। तो अब पहले मैं ये देखता हूँ 225 में क्या क्या आ रहा है। 225 में आ रहा है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय n। n की जगह पे ना मैंने बॉक्स बना दिया इस तरह, ताकि मैं यहाँ लिख सकूं कि यहाँ क्या क्या आ रहा है। और इसको मुझे चेक किससे करना है? मल्टीपल से चेक करना है 540 के। तो 540 क्या है? 540 है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें चेक करना है कोई कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो तुम्हें उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद तुम्हें देखना है डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। अब डिनोमिनेटर में कैसे खत्म करूं? डिनोमिनेटर में तो 2 स्क्वायर है, ऊपर 2 स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि ऊपर 2 स्क्वायर चाहिए मुझे। 2 स्क्वायर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मसला हल नहीं होगा, वरना तो ये कैंसिल कैसे होगा। 3 क्यूब है, उधर 3 स्क्वायर है, इसका मतलब है मुझे एक 3 भी चाहिए, मुझे एक 3 भी चाहिए, वरना फिर ये 3 क्यूब जो है वो कैंसिल कैसे होगा। हाँ अब देखो 2 स्क्वायर आ गया ना, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3 क्यूब है, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे। 5 एक है, 2 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, ये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दिस नंबर अ मल्टीपल ऑफ 540, ऐसे ही है ना। तो अब ये जो है ना ये सारी की सारी जो है ना वो n की वैल्यू हो गई। ये सारी की सारी n की वैल्यू हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 3 12, इसका मतलब है 12 तुम्हारा आंसर हो गया। ये 12 है जो कि मैं जब 225 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो 540 का मल्टीपल होगा, वो 540 से डिवाइड हो जाएगा।
क्योंकि वो 540 के टेबल में आता होगा। तो ये है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हें चेक करना है कोई नंबर किसी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि वो उससे डिवाइड होगा और फिर डिनोमिनेटर बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है वो नंबर कंप्लीटली न्यूमरेटर में मौजूद होना चाहिए। तो अब मेरे पास 540 ये है, न्यूमरेटर में मेरे पास ये है, तो मैंने क्या किया, टू स्क्वायर भी ऊपर ऐड किया ताकि टू स्क्वायर से टू स्क्वायर कैंसिल हो जाए। थ्री एक ऐड किया क्योंकि यहाँ थ्री स्क्वायर था, तो ये अब तीन हो गए ना, तीन, ये थ्री क्यूब कैंसिल हो जाएगा और फाइव भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बचेगा, ऊपर तो एक्स्ट्रा होगा ना, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो ये ट्रिक थी मल्टीपल की। मल्टीपल अगर इस तरह तुम्हें क्वेश्चन आए जिसमें वो पूछे कि भाई ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, या वो पूछ ले तुमसे कि भाई ये बताओ कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है, तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि तुम दोनों को जो है वो उनके प्राइम फैक्टर्स में लिखो और फिर चेक कर लो कि भाई पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है ना वो ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो हमें उसको लाना है।